तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 29A ऑफ आईपीसी विच इज़ रिलेटेड टू द इनएलिजिबिलिटी ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। बेसिकली ये जो सेक्शन है इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी। ये बाद में इंसर्ट किया गया। इट वाज इंसर्टेड ऑन 18th of January 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 23rd November 2017। बेसिकली जब ये सेक्शन 29A एक्ट का पार्ट कोड का पार्ट नहीं था तब मार्केट में क्या प्रैक्टिस प्रिवेलिंग थी कि कोई भी पर्सन जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता था। इसके कारण क्या हो रहा था कि द प्रमोटर और द डायरेक्टर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट मेस इन द कॉर्पोरेट डेटर इन द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वही प्रमोटर और डायरेक्टर जो है कि कॉर्पोरेट डेटर का कंट्रोल दोबारा से गेन कर रहे थे थ्रू दिस कंप्लीट प्रोसेस। या फिर दूसरा ये भी हो रहा था कि फॉर एग्जांपल कोई एक डायरेक्टर या प्रमोटर है, उसकी एक जो कंपनी है उसमें डिफ़ॉल्ट चल रहा है, वो सीआईआरपी में चल रही है। अब वो लोग क्या कर रहे थे कि दूसरी कंपनी जो सीआईआरपी में है वहाँ पे अपनी किसी ग्रुप कंपनी के थ्रू जो है उन कंपनीज में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाते थे और वहाँ पे भी कंट्रोल गेन कर लेते थे। तो अब देखिए एक कंपनी जो है उसमें आप जो है डिफ़ॉल्ट पहले से ही चल रहा है, आपका एनपीए है, और अब आप दूसरी कंपनी में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हो। उस कंपनी जो आपकी पहले से ग्रुप कंपनी है उसके आप वो एनपीए है, आप उसके डेट पे नहीं कर पा रहे। दूसरी कंपनी में जाके आप बैंकर को बोल रहे हो कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारे रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कीजिए, हम इस कंपनी के बिजनेस को सक्सेसफुली कैरी करेंगे। और कई केसेस में तो ऐसा भी हो रहा था कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद बैंक उनको दोबारा से लोन दे रहे थे जो पहले से डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या उनकी ग्रुप कंपनी में पहले से ही डिफ़ॉल्ट है। तो इस सब प्रैक्टिस को देखते हुए ही सेक्शन जो 29A जो है ये इंसर्ट किया गया। इसमें टोटल देर आर 10 इनएलिजिबिलिटी जो डिफाइन की गई हैं, 10 नंबर ऑफ इनएलिजिबिलिटीज। अब इसमें सेक्शन 29A की अगर आप ओपनिंग लाइन को देखेंगे तो उसमें यह है कि अगर कोई पर्सन किसी मोर देन वन पर्सन आर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, यानी कि कोई पर्सन इन एक्टिंग विद अदर पर्सन इन कंसल्ट जो है रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है, और अगर उनमें से जो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ऑफ ए कंपनी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर। तो अगर मिस्टर एक्स पे जो है सेक्शन 29A की इनएलिजिबिलिटी जो है एप्लीकेबल होती हैं, उस केस में जो है ऑल 3 रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आर इनएलिजिबल। तो उनमें से कोई भी जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकता उस केस में। अब हम एक एक करके जो है सेक्शन 29A की जो इनएलिजिबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे। जो पहली जो है वो ये है कि अगर आप कोई भी पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि आप अपने डेट तो पे ही नहीं कर पा रहे, अपने खुद के डेट तो पे नहीं कर पा रहे, आप किसी दूसरी कॉर्पोरेट डेटर के लिए जाके कह रहे हो कि मैं इसके डेट पे कर दूंगा, तो भी पहले आप अपने डेट पे कीजिए, पहले डिस्चार्ज ऑर्डर लेके आइए, उसके बाद आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने डेट ही नहीं पे कर पा रहे, आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, चल रही है, तो उस केस में आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। सेकेंड इज अगर आरबीआई ने किसी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या जी, विजय माल्या साहब, आपने तो अपनी कंपनी जिन कंपनियों का आप पहले से ओन करते हैं उनका तो आप डेट पे नहीं कर पा रहे या पे नहीं कर रहे, और आप चल पड़े दूसरी कंपनीज को खरीदने के लिए जो पहले से जो वो कंपनीज भी डिफॉल्ट में चल रही है, तो उनका आप कहाँ से पे करेंगे? यानी कि आपके इंटेंशन ही गलत है। थर्ड जो है वो है कि अगर आपको सेबी ने आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, सेबी रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू ट्रेडिंग
और एंटरिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट, तो भी आप जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकते। अब फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है कि अगर आप यू आर नॉट एज पर कंपनीज एक्ट यू आर नॉट यू आर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। भाई आप डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हैं, तो जो जिस कंपनी में आप रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं वहाँ भी आप डायरेक्टर तो बन ही नहीं पाएंगे, तो आप इनएलिजिबल हैं। जो फिफ्थ जो है इनएलिजिबिलिटी है या डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है कि अगर आप इम्प्रिजनमेंट हो चुका है आपका, और अगर आपका इम्प्रिजनमेंट जो आईबीसी में जो शेड्यूल है 12, उसमें जो भी ऑफेंस हैं या जो एक्ट हैं उनके अंडर में अगर आपका इम्प्रिजनमेंट हुआ है 2 ईयर और मोर, या फिर अगर कोई अदर लॉ है उसमें आपका इम्प्रिजनमेंट हुआ है 7 ईयर और मोर, तो जो आप है ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट जो है यू कैन नॉट बी द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, आप किसी कंपनी को में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरी सज़ा पूरी हो चुकी है उस केस में क्या, यानी कि आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, क्या मैं अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हो सकता हूँ? तो उस केस में भी देयर इज ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, हम कह सकते कूलिंग पीरियड या कोई और नाम दे सकते हैं कि दिस पीरियड ऑफ 2 ईयर यू कैन नॉट बी द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, यानी कि सज़ा पूरी करने के 2 साल तक के बाद भी आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकते। तो उसके बाद फिर आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हो सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट जो इनएलिजिबिलिटी का पॉइंट है, 6th पॉइंट, वो है नॉन परफॉर्मेंस एसेट से रिलेटेड, एनपीए से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट को हम इस पूरे सेक्शन का ताज कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है उसका अकाउंट एनपीए है तो उस केस में वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकता, ही विल बी इनएलिजिबल टू बी द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। देन अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है, अगर कोई कॉरपोरेट है, देन उस केस में वो कॉरपोरेट भी इनएलिजिबल होगा, उसके साथ साथ जो पर्सन जो है उसके मैनेजमेंट में है या फिर उसके कंट्रोलिंग में कंट्रोल करते हैं जो उसको, या फिर जो उसको प्राइवेट कॉरपोरेट के जो प्रमोटर हैं, दे विल आल्सो इनएलिजिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिसका अकाउंट एक बार एनपीए हो चुका वो इनएलिजिबल रहेगा, वो कभी रिजोल्यूशन प्लान सबमिट ही नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में ये बताया गया कि अगर आपका अकाउंट एनपीए है तो जिस डेट को आपकी इनएलिजिबिलिटी चेक होती है, आर्सेलर मित्तल वर्सेज सुनील सतीश गुप्ता वाले केस में ये बताया गया था कि जिस डेट को आप रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं उस डेट को आपकी इनएलिजिबिलिटी देखी जाएगी। सो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान उस डेट से आप 1 साल पीछे जाएं, 1 साल पहले। सो अगर इस पीरियड में आपका अकाउंट एनपीए है, आपने डिफॉल्ट किया हुआ है और आपने यू हैव नॉट करेक्टेड, so that company or the person will be ineligible to submit the resolution plan.
लेकिन इस जो ये जो 6th पॉइंट है, इसकी जो खूबसूरती वो यहीं तक कंप्लीट नहीं होती। इससे आगे जो इसमें लिखा गया है, उसने जिसने भी ये वाला एक्सप्लेनेशन डाला है इस सेक्शन में, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उनको तो सैल्यूट बनता ही बनता है। इसके साथ साथ जिस भी उनके टीम मेंबर ने, जिसने भी जो आइडिया दिया हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर का आइडिया हो या किसी टीम मेंबर का आइडिया हो, उसको भी सैल्यूट बनता है। तो इसमें हुआ कि अगर ये पर्सन इनएलिजिबल हैं तो क्या ये रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर पाएंगे? तो उसमें कहा गया कि उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया कि अगर आप अपना डिफ़ॉल्ट रेक्टिफाई कर देते हैं ऑन और बिफोर द सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, ऑन और बिफोर submission of resolution plan, if you rectify, if you pay whole date along with interest and other charges, जो भी बैंक के ड्यू चार्जेज हैं उनको पे करके आप अपना अकाउंट एनपीए, जो आपका एनपीए अकाउंट है उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू बी ए रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। सो फ्रेंड्स, इस जो है ये जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, इसके कारण कितने ही अकाउंट जो एनपीए थे उन लोगों ने अपना कंप्लीट फुल अमाउंट जो है पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस बैंक्स को, सो दैट कि दे कैन बी द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इन डिफरेंट इन सीआईआरपी प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो इसके कारण बड़ी रिकवरी हुई गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, टीसीएस ने, टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस, उसने एक कंपनी को एक्वायर किया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल कोई लॉस मेकिंग, हम उस कंपनी का ऐसे ही नाम रख लेते, लॉस मेकिंग एनपीए प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को टीसीएस ने एक्वायर कर लिया। अब ये कंपनी लॉस मेकिंग है, डिफ़ॉल्ट है इसका, और ये अकाउंट एनपीए है। तो नाउ अब इसको एक्वायर करने के बाद टीसीएस का अकाउंट भी एनपीए हो गया। टीसीएस के अकाउंट जो टीसीएस इज़ द पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, सो टाटा ग्रुप का अकाउंट भी एनपीए हो गया, क्योंकि हमने लिखा है कि ऊपर मैनेजमेंट, कंट्रोल और प्रमोटर। सो क्या अब टाटा ग्रुप किसी कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके किट्टी में आज के दिन एक ऐसी कंपनी है जिसका अकाउंट एनपीए है। सो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया गया, उसमें कहा गया कि अगर आपका अकाउंट एनपीए इस कारण है कि आपने किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर किया है सीआईआरपी प्रोसेस में जो एनपीए है, जिसमें डिफ़ॉल्ट है, तो उस केस में इफ़ यू फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर आप उस डिफ़ॉल्ट को 3 साल के अंदर करेक्ट कर लेंगे या रेक्टिफाई कर लेंगे, या तो उस केस में आप जो है यू विल बी एलिजिबल टू सबमिट ए रिजोल्यूशन प्लान। यानी कि आप ऐसी, अगर आपका एनपीए सिर्फ इसी कारण है कि आपने किसी लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर किया है जिसमें डिफ़ॉल्ट है अंडर सीआईआरपी, तो उस केस में आप जो है एलिजिबल हैं रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर आप उस डिफ़ॉल्ट को, उस एनपीए को 3 साल के अंदर अंदर करेक्ट नहीं करते, रेटिफाई नहीं करते, तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात आती है कि ये यहाँ से कौन कौन और एग्जेम्प्ट है। वन इज फाइनेंशियल एंटिटी, क्योंकि फाइनेंशियल एंटिटी पे ये वाली क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आप जो है मतलब ये वाला एनपीए वाला जो है पार्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, कि अगर कोई, क्योंकि फाइनेंशियल एंटिटी का काम ही है ये एक लोन देना और लोन, सो उस केस में उनके एनपीए रहते हैं, उनका अकाउंट भी एनपीए हो सकता है। सो अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी है तो उस केस में एनपीए वाली क्लोज जो है इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। उसके साथ साथ अगर कोई एमएसएमई है तो उस केस में भी उनको भी एग्जेम्पशन है इस वाली क्लोज में, दैट आल्सो नॉट, यानी कि अगर कोई एमएसएमई एनपीए है, उसका अकाउंट एनपीए है, तो दे ही कैन बी दैट एमएसएमई कैन बी ए रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब तक जो है हम
6 डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। जो 7th डिस्क्वालिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू गारंटर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसके कोई क्रेडिटर हैं CR1। उस क्रेडिटर का जो ड्यू, यानी जो क्रेडिटर ने XYZ प्राइवेट लिमिटेड से लेना है, उसके लिए गारंटी दे रखी है मिस्टर GR1 ने। अब जब इसने डिमांड रेज की क्रेडिटर ने, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो उसके बाद उसने डिमांड रेज की गारंटर से, गारंटर ने भी मना कर दिया। तो जो क्रेडिटर है उस कंपनी को NCLT में ले गया। यहाँ पे एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई आपकी। और फिर क्या हुआ, CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो इस कंपनी को CIRP में ले जाने के लिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड को ले जाने के लिए, उसका मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ साथ गारंटर भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर जब आप गारंटी दे रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपके पास उतनी लिक्विडिटी है, क्या आपके उतना फंड है कि अगर इन केस XYZ डिफ़ॉल्ट कर देती है तो उसके बाद लायबिलिटी आप पर आएगी, गारंटर पर आएगी, तो आप उस टाइम पे उसको पे कर पाओ। और आपने ये सब प्रोविज़न नहीं किया और फिर डिफ़ॉल्ट हो गया, कंपनी CIRP में चली गई, तो उस मैस के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। सो दैट गारंटर विल बी आल्सो बी इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। जो नेक्स्ट जो 8th डिस्क्वालिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू PUFP ट्रांजेक्शन। हमने इनको शॉर्ट में ये नाम दिया है, प्रिफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडरवैल्यूड ट्रांजेक्शन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन और एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, दैट इज इन CIRP। उसमें ये सब PUFP ट्रांजेक्शन हुई है। वो जो है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द ऑर्डर बाय द NCLT। प्रूव्ड PUFP ट्रांजेक्शन प्रूव्ड हो चुके हैं एंड ऑर्डर हैज़ बीन गिवन बाय NCLT। ये PUFP ट्रांजेक्शन और या कंपिटेंट कोर्ट जो भी है उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो उस केस में जो इस कंपनी, जो ये कॉर्पोरेट डेटर है, जो उसके मैनेजमेंट है या जो उसके प्रमोटर हैं या जो इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं, दे विल नॉट बी एलिजिबल। सो दे आर इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। क्योंकि देखिए, आप जिस कंपनी को रन कर रहे थे वहाँ पे आपने PUFP ट्रांजेक्शन की, प्रिफरेंशियल किया या कुछ अंडरवैल्यूड या फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन की, जिसके कारण कंपनी आज CIRP में है। अब आप किसी दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो कि वो वाली कंपनी भी हमें दे दो, तो जो कंपनी आपके पास थी उसको आप अच्छे से रन नहीं कर पाए और अब आप दूसरी कंपनी के लिए आप रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने जा रहे हो। लेकिन अब एक सिनारियो मान लीजिए कि इस कंपनी जो है ये CIRP में है, दैट हैज़ बीन टेकन ओवर बाई किसी बिरला ग्रुप की कंपनी, आदित्य बिरला प्राइवेट लिमिटेड। हम ये मान लेते हैं कि ये बिरला ग्रुप कंपनी है, आदित्य बिरला प्राइवेट लिमिटेड। इसने इसको टेक ओवर कर लिया। तो जो इसने इसको टेक ओवर किया, जो PUFP ट्रांजेक्शन की जो लीगेसी है वो यहाँ भी आ गई, इनके पास चली गई, बिरला ग्रुप में आ गई। तो क्या बिरला ग्रुप अब इनएलिजिबल है? क्योंकि अब उनकी एक ग्रुप कंपनी में PUFP ट्रांजेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे ये एग्जम्पशन दी गई, यहाँ पे ये रिलैक्सेशन दिया गया कि अगर ट्रांजेक्शन PUFP ट्रांजेक्शन आपके टेक ओवर करने से पहले हो चुकी है, एक्वायर करने से पहले हो चुकी है,
तो उस केस में फिर जो है आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आप यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल, आपने तो पीओएफ ट्रांजेक्शन होने के बाद आपने कंपनी को एक्वायर किया है। सो इफ पीओएफ ट्रांजेक्शन जो कि सेक्शन 43 से सेक्शन 50 में कवर होती हैं, टेकन प्लेस बिफोर एक्वाजिशन, तो देन एलिजिबल। फ्रेंड्स, अब तक हम जो है 8 इनएलिजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार उसको सम अप कर देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट इनएलिजिबिलिटी थी वो थी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट से रिलेटेड। सेकंड जो हमारी इनएलिजिबिलिटी थी वो थी कि अगर किसी को आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है। थर्ड जो इनएलिजिबिलिटी थी वो थी कि अगर किसी पे सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑफ शेयर। फोर्थ, अगर कोई डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर है अंडर कंपनी एक्ट तो उससे रिलेटेड थी। फिफ्थ जो हमारी इनएलिजिबिलिटी थी वो थी कि अगर किसी को पनिशमेंट हो चुकी है। सिक्स्थ जो हमारी इनएलिजिबिलिटी थी वो थी कि अगर आप एनपीए हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, उससे रिलेटेड थी। सेवंथ जो इनएलिजिबिलिटी थी वो गारंटर से रिलेटेड थी। और जो एट्थ एलिजिबिलिटी थी वो थी आपकी पीओएफई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अब हम नाइन्थ इनएलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली नाइन्थ इनएलिजिबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हमें इन सब का पता होना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ में इन्हीं सब के बारे में भी बताया गया है। बेसिकली जो आईबीसी एक्ट है वो जो है होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है। तो यानी जो भी भारत में रहते हैं, जो भी भारत के सिटीजन, उन सब पे ये एप्लीकेबल होता है। सो अगर किसी में भी ये इनएलिजिबिलिटी है तो वो फिर जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सुना ही होगा। हमने ऐसे ये भी सुना है कि उनकी बहुत सारी कंपनियां जो है, मेनी कंपनीज विच इज रिलेटेड टू ट्रंप जो है वो इंसॉल्वेंट हैं या हो चुकी हैं। अब एक हम मान लेते फॉर द टाइम बिंग, हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी में भी अबव 1 से लेकर 8 तक की इनएलिजिबिलिटी है, जो भी डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है उनमें से किसी एक भी कंपनी में या किसी भी कंपनी में कोई पीओएफ ट्रांजेक्शन हो चुकी है या कोई नॉन परफॉर्मिंग है, कोई तो ट्रांजेक्शन हुई होगी जब भी तो इंसॉल्वेंट हुई है। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में या उसकी कोई ग्रुप कंपनी इंडिया में कोई कंपनी में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहती है तो क्या वो बन सकती है? नहीं, क्योंकि जो जिस गुनाह के लिए आप अपने यहाँ पे अपने रेजिडेंट को मना कर रहे हो, कि आपको ये नहीं वो बनता कि उसी उसी सेम क्राइम के लिए जो कि उसने इंडिया में ना करके किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में किया जो आउट ऑफ इंडिया है, किया तो उसी तरह का क्राइम है, वही से वही डिफॉल्ट किया है। अब वो इंडिया में आके एक कंपनी खरीदना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? तो जो क्लोज 9 है वो उसको इनएलिजिबल करती है, मना करती है कि अगर आपने कोई ऊपर 8 से 1 से लेकर 8 तक 1 से लेकर 8 तक की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को ट्रैक्ट करते हो तो यू आर इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। अगर आपका जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ इंडिया है और आप जो है किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन जो 1 से लेकर 8 में मेंशन है उसको ट्रैक्ट करते हो तो फिर आप यू कैन नॉट बी द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ऑफ ए कंपनी। अब बात करते लास्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी, 10th। उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, उसका कोई कनेक्टेड पर्सन है, तो ही इज ऑल्सो, उसमें अगर ये कोई 1 से लेकर 9 तक की
कनेक्टेड पर्सन है और उसमें 1 to 9 की अगर इनएलिजिबिलिटी है, डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ही इज आल्सो नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कनेक्टेड पर्सन कौन है, तो उसके लिए बताया गया कि अगर जो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट जो है उसके मैनेजमेंट में या फिर प्रमोटर है कोई, या फिर कोई उसको कंट्रोल करता है, अगर कोई वो पर्सन है तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। या फिर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, अगर कोई ऐसा पर्सन जो मैनेजमेंट में आ जाएगा आपके रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के, या फिर आपके कंट्रोल या प्रमोटर में आ जाएगा, तो भी वो सब जो है आपके कनेक्टेड पर्सन होंगे और वो इनएलिजिबल होंगे। ये जो है इसकी लास्ट जो क्लोज है। इसके साथ साथ यदि कोई कनेक्टेड जो कनेक्टेड पर्सन है उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है या फिर उसकी कोई सब्सिडरी है या फिर उसकी कोई एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी मीन्स जिसके पास जिसकी शेयर होल्डिंग का मोर देन 20% कनेक्टेड पर्सन के पास हो, 20% और मोर देन 20%। या फिर जो है कनेक्टेड पर्सन की रिलेटेड पार्टी हो। रिलेटेड पार्टी जो आपके अपने सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 में डिफाइन की गई है वो आ जाएगी यहाँ पर, ऑफ कनेक्टेड पर्सन। सो ये सब लोग जो है इनएलिजिबल होंगे अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए टू बी ए रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब जो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन दी गई है वो दी गई है फाइनेंशियल एंटिटी को। वो फाइनेंशियल एंटिटी जो कि कनेक्टेड सॉरी कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी नहीं है। जो कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी नहीं है वो फाइनेंशियल एंटिटी एग्जेम्प्ट है। या फिर वो फाइनेंशियल एंटिटी जो कि कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी है ओनली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, तो उसको भी यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है। देन दैट फाइनेंशियल एंटिटी कैन बी द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। इसको हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एमएसएमई और रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड क्लोज को, रिलेटेड एग्जेम्पशन को। एमएसएमई एमएसएमई जो है, एमएसएमई को जो एग्जेम्पशन है वन इज रिलेटेड टू द एनपीए से रिलेटेड जो क्लोज है वहां पर एग्जेम्पशन है। सेकंड जो एग्जेम्पशन उसको जो गारंटर से रिलेटेड है उस वहां पर एग्जेम्पशन है। उसके बाद जो फाइनेंशियल एंटिटी है, फाइनेंशियल एंटिटी नॉट बीइंग ए रिलेटेड पार्टी, या फिर वो फाइनेंशियल एंटिटी बीइंग ए रिलेटेड पार्टी ओनली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। उस केस में जो एग्जाम्पशन है वो वन इज रिलेटेड टू एनपीए से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन है वहां पर है, या फिर पीओएफई ट्रांजैक्शन है उनसे रिलेटेड है तो फिर वहां पर है।
या फिर कनेक्टेड पर्सन। इन एलिजिबिलिटी के में फाइनेंशियल एंटिटी को एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन दी गई है। सो फ्रेंड्स, अगर हम जो सेक्शन 29A को देखें तो इसमें जो है 10 नंबर्स ऑफ इनएलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। जो 10 लास्ट इनएलिजिबिलिटी है कनेक्टेड पर्सन, वो एक तरह से इक्वल टू 9 है, क्योंकि एक तो उसमें 1 to 9 इनएलिजिबिलिटी भी कवर की गई है, उसके साथ साथ उसमें एक जो उस कनेक्टेड पर्सन की जो डिफाइन किया गया वो जो डेफिनेशन वो भी काफी वाइड है। सो इन ओवरऑल ये सेक्शन 29A है, इसने एक आईबीसी कोड के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आईबीसी कोड की सक्सेस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगर आप सेक्शन 29A के बिना आप आईबीसी कोड को देखेंगे या फिर उससे जो प्री सेक्शन 29 एरा थे उसकी पीरियड में अगर आप आईबीसी कोड को देखेंगे और आज आईबीसी को सेक्शन 29A आने के बाद देखेंगे तो इसमें काफी जो पर्सन है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने से की रेस से बाहर हो जाते हैं। सो अगर आपको ये हमारे डिस्कशन अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।